नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडई मोटर्स के आईपीओ की, जो हमारा कल 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ एजुकेशनल के लिए है। हम किसी भी स्टॉक को सेल या परचेज करने की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी अवश्य लेनी चाहिए या आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हुंडई मोटर्स के आईपीओ के डिटेल के बारे में कि कंपनी क्या है और कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की। तो जैसा कंपनी ने बताया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये इनकॉर्पोरेटेड है 1996 में। हुंडई मोटर ग्रुप एक साउथ कोरिया की कंपनी है और मोस्टली ये फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में वर्क करती है। अक्रॉस द इंडिया इसके 1366 सेल्स पॉइंट्स हैं और 1550 सर्विस पॉइंट्स हैं। यानी कुछ सर्विस पॉइंट्स है जहाँ सेल नहीं होती, कुछ सेल्स पॉइंट है जहाँ सर्विस नहीं होती, तो इस तरह से भी पॉसिबल है। 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी ने टोटल 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स सेल किया है, वो इंडिया में और इंडिया के बाहर थ्रू एक्सपोर्ट्स। ये अपना 1 करोड़ 20 लाख के करीब करीब इन्होंने अपने व्हीकल्स को सोल्ड किया हुआ है। इस सेक्शन में इसके सेडान्स भी आते हैं, हैचबैक आते हैं, एसयूवीज भी बनाती है और ईवीज भी आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हमारी क्या है। अगर हम देखते हैं तो सबसे हमारा ये आईपीओ शुरू होगा कल 15 अक्टूबर से और आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 17 अक्टूबर को। अलॉटमेंट आपको मिलेगा 18 अक्टूबर को और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनका रिफंड जो है वो मंडे को, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, तो ये मंडे को इनका रिफंड का इनिशियल शुरू हो जाएगा और मंडे को ही आपके अकाउंट में जिनको अलॉट हो गया है उनके अकाउंट में क्रेडिट शेयर्स भी हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसकी लिस्टिंग जो होगी वो 22 अक्टूबर की होगी, ट्यूसडे के अगले दिन के लिए। और यूपीआई का आपका जो लास्ट कट ऑफ का टाइम है वो 17 अक्टूबर को 5 बजे तक हो जाएगा। हम देखते हैं कि हुंडई मोटर्स का फाइनेंशियल कैसा है, जो आपको हेल्प करेगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो डेटा इन्होंने सेबी को प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इन्होंने लास्ट जून का ही डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। इसके साथ साथ बाकी तीनों अलग अलग, इसमें सिर्फ एक क्वार्टर का डेटा प्रोवाइड किया गया है 30 जून 2024 का, बाकी 3 इयर्स का डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो 22 में अगर आप देखते हैं तो 28,000 का था, 23 में ये एक इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो 24 में ये फिर डिक्रीज हो गया है। अगर 31 मार्च 24 तक की बात करें तो 23 और 24 के ईयर में ये फिर यहाँ से डिक्रीज हो गया है। अभी जून का सिर्फ एक ही क्वार्टर है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ नॉमिनल पॉसिबिलिटीज है कि ये और इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि बाकी 3 क्वार्टर्स के डेटा अभी हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ में सेम वही 22 के अंदर अगर आप देखोगे तो 47,000 यानी 48,000 करोड़ के अप्रॉक्स इसका डेटा है। इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। अगेन इनका इंक्रीज हुआ 23 में, जहां इन्होंने 61,000 के अप्रॉक्स किया था और फिर रेवेन्यू इन्होंने यहाँ और इंक्रीज किया हुआ है, जो कि अप्रॉक्स जा रहा है 71,000 के। तो रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूसली एक इंक्रीजिंग है, यानी ये यहाँ से एक पॉजिटिव वे है। फिर आते हैं 24 के लिए, तो 24 का अभी एक ही क्वार्टर दिया गया है, यानी 17,000 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हो तो अप्रॉक्स 68,000 के आप मान सकते हो। और जैसा कि हमें पता है कि फेस्टिवल सीजन्स में और नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा गाड़ियों की सेल्स इंक्रीज होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ वैल्यू और इंक्रीज हो सकती है। तो अप्रॉक्स 68 से 70,000 के करोड़ के अप्रॉक्स इनका रेवेन्यू होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो यहाँ प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीज हुआ है। 22 में ये 3000 करोड़ था, वैसे ही 24 में इनका जो सब टैक्स वगैरह कटने के बाद जो इनके पास प्रॉफिट हुआ वो 47,000 के 4700 का था। ये अगेन इंक्रीज हुआ है, 6000 के अप्रॉक्स पहुंचा है 23 और 24 के क्वार्टर में, 23 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में। और अभी तक 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इनका जो है वो अप्रॉक्स 1500 का पहुंच चुका है प्रॉफिट। तो 4 इंटू अगर हम इसको 4 कर देते हैं तो अप्रॉक्स यहाँ भी सेम ही आ जाएगा कि करीब करीब 6000 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट भी कोई डिक्लाइन नहीं है ज़्यादा, या प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो ठीक है, चल रहे हैं। नेटवर्थ यहाँ इनका 16,000 था, देन अगेन ये इंक्रीज हुआ, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक शार्प डिक्लाइन है। यहाँ 20,000 से नेटवर्थ में इनका यहाँ 10,000 में आ गया है, और अगेन फिर यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ है। टोटल बोरोइंग इन्होंने अपनी थोड़ी सी देखा जाए तो पहले 1100 था, अगेन 1100, फिर इन्होंने बोरोइंग अपनी कम करी, और जो अभी टोटल बोरोइंग चल रही है वो 758 करोड़ की है। तो जो टोटल एसेट्स है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बोरोइंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का फाइनेंशियल बेटर है, और हम इस पे एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे जो हुंडई मोटर्स के डिटेल्स, जो हमारे लिस्टिंग है और इन्होंने जो शेयर प्राइस निकाला हुआ है, तो प्राइस बैंड 1865 से 1960 तक का निकाला हुआ है, और टोटल ये 7 शेयर्स का एक लॉट होगा। कंपैरेटिवली जो इसके पीयर्स है तो इसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा हाई लगता है। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स देखते हैं, या अगर हम M&M की बात करते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा मुझे ये हाई दिखता है, इसका प्राइस वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा हाई दिखती है। टोटल इशू का जो साइज है वो 142, 194, 700 शेयर्स का है, जिसमें 27,870 करोड़ का ये इशू साइज है, और ये अप्रोक्स 28,000 करोड़ हम मान सकते हैं। इस तरह से इंडिया का एक तरीके से सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, और इसको कंपेयर कर सकते, मतलब अभी तक के सबसे बड़ा ही आईपीओ है। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है कि इसके 28,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी आप देख सकते हो कि ये एक भी पैसा कंपनी को नहीं जा रहा है, जो सारा पैसा जाएगा ये 28,000 करोड़ रुपए कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के कैपेक्स में कहीं नहीं जाएगा। ये सीधा का सीधा जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके पास ही जाएगा, और कंपनी के बेनिफिट के लिए इसको कहीं यूज नहीं किया जाएगा। तो मुझे ये थोड़ा सा पॉइंट सही नहीं लगा, क्योंकि 28,000 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब मार्केट से अगर आप ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। ईवी की, जैसे अभी इंडिया में ईवी की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो उन सब के लिए भी आप इन्वेस्ट करके करना, आप अपना जो कैपेक्स है वो बढ़ाना चाहिए था। हाँ, कुछ अपने प्रमोटर्स यूज करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप देख रहे हो कि पूरे जितना भी आईपीओ साइज निकाला आपने, वो पूरा का पूरा आप सिर्फ प्रमोटर्स के लिए यूज कर रहे हो, तो शायद ये एक नेगेटिव पॉइंट्स आना लगता है। ऐसा लग रहा है कि बस प्रमोटर्स सिर्फ मार्केट से पैसा कैश उठाना चाहते हैं, और अभी कंपनी की ग्रोथ ये नहीं देख रहे हैं यहाँ। बात करते हैं कि आईपीओ का रिजर्वेशन में, तो क्यूआईबी के लिए 50% का, और हमें जो अप्लाई करना है रिटेल्स के केस में अप्लाई करना है, तो रिटेल्स के केस में आप 35% तक के लिए आपका है, और एचएनआई के केस में ये 15% है। तो ये ही एक है कि जहाँ आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें आपके चांसेस होंगे कि आप एक पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप इसको गेन कर सकते हो, आईपीओ आपको अलॉट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं लॉट साइज़ की, तो रिटेल को मिनिमम एक लॉट 7 शेयर्स का होगा, जिसके प्राइस अमाउंट होगा करीब करीब 13,720 का, और मैक्सिमम जो है वो 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1,92,080 रुपीज़ के लिए। एचएनआईज जो हैं वो स्मॉल एचएनआईज के लिए है, यहाँ से 15 लॉट के लिए, और बिग एचएनआईज के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ स्मॉल एचएनआईज में जो मिनिमम साइज है वो 15 का, और मैक्सिमम साइज 72 का है, और बिग एचएनआईज के लिए जो है ये मैक्सिमम जो हमारा लॉट है वो 73 लॉट्स का होगा साइज।
अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी प्रमोटर्स ने इसके पहले कोई भी आईपीओ या कोई भी अपना शेयर सेल नहीं किया हुआ है, तो प्रमोटर्स के पास अभी पूरा का पूरा 100% है और इन्होंने अपना सिर्फ 18% या कह सकते हैं कि 17.5% ही मार्केट में अ, अभी पहला आईपीओ निकाला हुआ है, तो जो इन्होंने अपने शेयर बेचे हुए हैं। देन अगेन कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है कि मार्केट से जो पैसा निकाल रहे हैं वो कंपनी के ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ की ये सारा का सारा पैसा खुद कंज्यूम करने की जगह या अपने पास अपना प्रॉफिट लेने के लिए। हमने डेट्स देख ली, 15 अक्टूबर से शुरू होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपनी का ग्रोथ सही है। कंपनी का जो अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सेल्स भी अच्छी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस आईपीओ का ये कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा है, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि लिस्टिंग गेन आपको कोई मिलने वाली है। क्योंकि लिस्टिंग गेन का मतलब होता है कि जब आईपीओ का साइज़ कम होता है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो लिस्टिंग गेन वहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ चांस दिख नहीं रहा है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ ही 28,000 करोड़ का है, तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट से लगाओगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको मल्टीपल लॉट्स भी मिल सकते हैं। पिछले कुछ अगर बड़े आईपीओज़ की हम बात करते हैं, जैसे हमारा पेटीएम का आईपीओ हो गया था या एलआईसी का आईपीओ हो गया था, या हम बात करते हैं रिलायंस पावर का, आर पावर का आईपीओ हो गया था, तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में आईपीओज़ आए हुए थे। और इसमें लेकिन लिस्टिंग गेन और बाद का प्रॉफिट जो है वो यूज़र को कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा नहीं मिला। इवन अगर हम पेटीएम की बात करते हैं तो कंटिन्यूअसली डाउन ही जाता गया। तो ऐसे केस में अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको बहुत ही माइनर लिस्टिंग गेन मिले, या फिर हो सकता है कि लिस्टिंग गेन ना के बराबर मिले। और इमीडिएट ये पॉसिबिलिटीज़ है पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए। अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊँगा। आपको खुद थोड़ा-सा रिव्यू करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हमारे बड़े आईपीओज़ आए थे, जैसे हमारा चाहे पेटीएम की बात करते हैं, 21,000 करोड़ के अप्रॉक्स आईपीओ आया था, या हम बात करते हैं अगर एलआईसी की बात करते हैं या आर पावर की बात करते हैं, ये भी उस टाइम पे करीब-करीब 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था। तो उस केस में अगर आप चेक करोगे तो इनका लिस्टिंग गेन क्या थी, आप अगर ये रिव्यू करोगे कि लिस्टिंग होने के बाद उन्होंने कितना जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको क्या प्रॉफिट दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करके फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो यहाँ एक चीज़ मुझे दिखी, वो ये है कि हुंडई मोटर्स ने जो अभी डिविडेंड पे किया हुआ है, ये थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी कि जो इन्होंने डिविडेंड पे किया हुआ है। अगर आप देखते हैं, तो पिछले 2023 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया हुआ है, अगस्त और नवंबर में। 2022 में भी इन्होंने लगभग हर साल में इन्होंने साल में 2 बार डिविडेंड पे किया हुआ है। लेकिन अगर 2024 को देखते हो, तो अगर आप देख रहे हो, तो इन्होंने कंटीन्यूअसली अप्रैल, मई, अगस्त और नवंबर में इमीडिएट आफ्टर द आई इवन इमीडिएट आफ्टर द आईपीओ भी ये डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो जो इनके पास सरप्लस कैश है, वो कहीं न कहीं अपने प्रमोटर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को ये पहले से ही दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके पास सरप्लस होल्डिंग्स नहीं थी या आईपीओ की यहाँ इतने बड़े साइज़ में लेने की ज़रूरत थी। बट ये लगातार अपने प्रमोटर्स को बेनिफिट देने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ, ये अपने प्रमोटर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप देखोगे कि 4 बार इस साल में डिविडेंड दिया गया है। सेल्स ग्रोथ अगर हम तो ये भी एक है कि सरप्लस को किसी और चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता था, बट ये अभी यहाँ अपने प्रमोटर्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये टोटल अभी 100% प्रमोटर्स के पास था। तो ये भी एक थोड़ा-सा है कि प्रमोटर्स अभी मार्केट से ज़्यादा पैसा अपने लिए लेना चाहते हैं। अगर हम आते हैं सेल्स के लिए कि सेल्स का कैसा है, लास्ट 6 मंथ का ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं, तो लास्ट 6 मंथ में अप्रॉक्स इनका सेल्स सेम ही रहा हुआ है। वैसे सितंबर्स में थोड़े-से हमारा फेस्टिव सीज़न्स आ जाते हैं और उसके बाद शादियाँ वगैरह भी होती हैं, तो यहाँ थोड़ी-सी सेल्स इनकी इंक्रीज़ हुई है। बट ओवरऑल अगर हम जून, जुलाई में देखेंगे, तो जुलाई में काफ़ी डाउन हुआ है, करीब-करीब अप्रॉक्स 1000 कार्स इन्होंने कम सेल की हुई हैं। देन अगस्त में भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट ओवरऑल सेल्स इनका 50 से 49,000 के बीच में ही रहा है।
तो सेल्स ग्रोथ एक तरह से हम इनको मान सकते हैं कि ये सही है या एक कांस्टेंट है कि बराबर ही चला है, कोई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है इसमें सेल्स में। तो ये है हमारा आईपीओ का रिव्यू। बाकी इमीडिएट लेने से अच्छा है, ऐसा नहीं होता कि आईपीओ आप जिस दिन आता है आपको उसी दिन अप्लाई करना है। आप एक दिन वेट कर सकते हैं, शेयर मार्केट का जीएमपी देख सकते हैं। जीएमपी जो मैंने देखा अभी इस आईपीओ का जीएमपी वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है। बाकी जो भी अपडेटेड जीएमपी होगा आप हमारे चैनल पे अब से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए? आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।